नमस्कार, मैं हूं मेघा मित्तल और आप देख रहे हैं जस्ट इंडिया। कोरोना से मुक्ति के लिए देश में वैक्सीन बन चुकी है और उसके लगने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। ऐसे में कुछ बातें सामने आने लगी हैं कि वैक्सीन के साइड इफेक्ट भी हैं। इसको लेकर जस्ट इंडिया और डीडी स्टील कंपनी और एरो फास्टनर ने डॉक्टर से दूसरे दिन भी मंच साझा किया। डॉक्टर ने खुले तौर पर कहा कि वैक्सीन के कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, लोग बिल्कुल भी संशय पैदा ना करें। डॉक्टर ने कहा, हमने खुद वैक्सीन लगवाई है और हम पूरी तरह से फिट हैं। इस दौरान कोरोना काल में जनता की सेवा करने वाले डॉक्टरों को जस्ट इंडिया की तरफ से एडिटर इन चीफ शिव कुमार शर्मा, डीसी स्टील कंपनी के एमडी नवीन जैन, एरो फास्टनर के एमडी जसमेर लाठौर ने संयुक्त रूप से डॉक्टरों को सम्मानित किया। खबरों के प्रायोजक हैं एशियन कलर कोटेड इस्पात लिमिटेड, आपका विश्वास हमारी पहचान। मेडिफिर इंटरनेशनल, टेकन अ स्टेप टू कीप यू सेफ फ्रॉम कोरोना वायरस। रंज किया शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आएं, टेस्ट ड्राइव लें और गाड़ी बुक कराएं। नमस्कार, जस्ट इंडिया के इस खास कार्यक्रम में हमारे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं, हम आपको दिखाएंगे कि शहर के सभी जाने माने डॉक्टर्स हमारे बीच हैं और डॉक्टर्स के साथ साथ जो शिरोमणि हैं शहर के, हमारे मेयर, वो भी मौजूद हैं और सीएमओ साहब, जिनकी उपस्थिति ही बता देती है कि कितना कार्य हुआ, कितना काम हुआ, कितना काज हुआ। अलग अलग शब्दों का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप जहाँ इनको फिट कर सकें कर सकते हैं। हम क्योंकि अपने मुख्य अतिथि से सबसे पहले बात करना चाहेंगे मेयर मनमोहन गोयल जी। सर, आपके अनुभव और आज के समय की कुछ बातें। मैं आपके माध्यम से सभी डॉक्टर साहिबान का बहुत आभार प्रकट करता हूँ कि जैसे समय आया, मैंने जिस प्रकार की सहायता की आवश्यकता पड़ी, सबसे मैंने रिक्वेस्ट की और वो सब ने बड़े धैर्य से, ताकत से लोगों का साथ दिया। ये हमारे लिए बड़ी गौरव की बात है। मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर ध्रुव चौधरी नोडल अफसर है, वो खुद भी पॉजिटिव हुए, लेकिन उन्होंने कभी परवाह नहीं की और जितनी सेवा कर सके वो आज तक करते आ रहे हैं। हमारे सीएमओ साहब बिरला जी की जितनी तारीफ करूं उतना थोड़ा है, क्योंकि बहुत ही संपर्क मैंने इनसे सीधा रखा। पूरे जिले की इनकी जिम्मेवारी थी, तो इन्होंने कभी भी, एक तो ये सबसे ज़रूरी बात ये थी जो डॉक्टर का होना चाहिए, ये गुस्सा कभी नहीं करते, हंसते रहते हैं। ये सबसे अच्छी क्वालिटी थी है इनकी और वो मैं बहुत अप्रिशिएट करता हूँ जी। और जहाँ तक रोहतक के प्राइवेट डॉक्टर्स का सवाल है, मैंने एक कॉल दी कि आप सब जो भी आदमी आते हैं उनको आप टेलीफोनिक अपनी सहायता प्रदान करें। तो बाकायदा हमने लिस्ट जारी की कि ये डॉक्टर इस नंबर पर आपको मिलेगा इस टाइम पर, और मैं बड़े गर्व से कह सकता हूँ कि सबने लोगों का बहुत सेवा की है। और अब बात करते हैं हमारे आज के प्रायोजक की। इससे पहले कि हम आगे चर्चा शुरू करें, हमारे इस कार्यक्रम के प्रायोजक इस समय हमारे साथ मौजूद हैं और ये इनका नाम है जसमेर लाठर जी। बहुत ही एक जिसको कहते हैं ना युवा बिजनेसमैन है। मेरी अभी कुछ देर पहले लाठर साहब से बात हो रही थी, तो ये बता रहे थे कि फास्टनर्स में ये काम कर रहे हैं और वो एक अलग किस्म के पार्ट्स बनाते हैं। और जो इस कोविड टाइम में इन्होंने काम किया वो एक नया काम था इनके लिए भी, क्योंकि ऑर्डर्स आए हैदराबाद से, बेंगलोर से वेंटिलेटर बनाने के, और उन्होंने तुरंत प्रभाव से अपनी फैक्ट्री में सब काम रोककर वेंटिलेटर पर काम किया, जो कि उस समय की आवश्यकता थी। लाठर साहब, आपका बहुत स्वागत है और थोड़ा आप खुद बताएंगे तो शायद खुलासा कर पाएंगे अपनी हर बात का। जी, थैंक यू। आपने मुझे इस लायक समझा कि मैं यहाँ इस मंच पे आ सकूँ। जो आपने कहा स्पेशल पार्ट्स की बात, तो जब कोविड आया, अनफॉर्चुनेटली फेब और मार्च की बात है, मार्च में सारा लॉकडाउन हो गया था, फैक्ट्रीज बंद हो गई थी और हम मिसाइल के पार्ट्स बनाते हैं अपनी फैक्ट्रीज में। डीसी साहब का कॉल आया था, तो मैंने डीसी साहब से मुलाकात की
उन्होंने तुरंत उसी दिन फैक्ट्री खोलने की परमिशन दी और एक ही उनकी गुजारिश थी कि मिसाइल के पार्ट ना बना के आप वेंटिलेटर्स के पार्ट बनाएं। और एक बात और मैं जोड़ना चाहूँगी, मिसाइल के पार्ट्स शायद हरियाणा में आप ही की फैक्ट्री में बनते हैं? जी, हमारे अलावा एक और कंपनी है जिसमें बनते हैं कुछ पार्ट्स वो। जी। तो वेंटिलेटर्स के पार्ट भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड है जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर 9 फैक्ट्री हैं टोटल इंडिया में। तो जो हेड ऑफिस है उनका बेंगलोर यूनिट है, उसमें उन्होंने वेंटिलेटर बनाना स्टार्ट किया था। और इतनी अर्जेंसीज थी कि भी रातों रात उन्होंने कुछ आदमी हमारे भेजे, हमने आदमी इकट्ठे किए, स्पेशल जो हमारे वर्कर्स थे उनको रिक्वेस्ट करके उनका इंतज़ाम किया फैक्ट्री तक पहुंचाने का, क्योंकि उस टाइम पे पास सिस्टम चलता था। और प्रशासन ने इतना साथ दिया हमारा कि जो हमने चाहा था, जो भी ज़रूरतें थी पास की, गाड़ी की, आदमियों की, वो उन्होंने हमें प्रदान की। जी। तो उसके बाद हमने मिसाइल के सारे पार्ट्स रोक करके और हमने वेंटिलेटर्स के पार्ट्स बनाए और उनको स्पेशल चाहे हमें आदमी भेजना पड़ा, वो हमने टाइम से उनको पहुंचाया। जी। उस वक्त हमने लगभग 60,000 वेंटिलेटर्स के पार्ट बनाए थे। ये अपने आप में एक मिसाल है और एक अनुभव भी रहा है। जी जी जी, ये बहुत बड़ा काम है। कहते हैं कि नीयत अच्छी होनी चाहिए, आप कुछ भी कर सकते हैं। एक डीसी साहब की आवाज़ पर आपने मिसाइल्स के काम को छोड़ के, लेकिन एक और जो मुख्य मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं उनके बारे में भी बताना उतना ही आवश्यक है जितना कि आज हम सब बैठे हैं इनके बारे में जानकारी देना। ये है नवीन जैन जी, जाने माने समाज सेवक। समाज सेवक बहुत होते हैं, आप सब जानते हैं, कुछ तस्वीरों के शौकीन, कुछ प्रशंसा के शौकीन, कुछ नाम कमाने के पीछे, लेकिन नवीन जैन जी एक ऐसा नाम है जिन्हें नाम नहीं चाहिए, लोग उनके नाम को पुकारते हैं। देखिए, जब मार्च में लॉकडाउन किया गया देश में, तो मैंने सोचा कुछ काम करना चाहिए। उस समय रोहतक में एक भी कोरोना का मरीज नहीं था, लेकिन लॉकडाउन होने की वजह से भूखमरी जो है बढ़ गई थी और जो डेली बेसिस के जो वर्कर थे वो भूखे मर रहे थे। तो मैं जन सेवा संस्थान में पहुंच गया, स्वामी जी से कहा कि मैं सेवा करना चाहता हूं, और वहां से मैं खुद गया। 1 महीने तक पूरे रोहतक शहर का कोई भी कोना नहीं छोड़ा, उसमें सब में हमने गरीबों को राशन बांटा। मैं खुद वहाँ पे चला गया और जो भी समाज में ज़रूरत होती है मैं काम करता रहता हूँ और आगे भी करूँगा। पूरा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोविड की गिरफ्त में थे हम सब। कोविड के अलावा एक भय था, और इतना भय था कि लोग 2 गज की दूरी नहीं, लोग उस गली से निकलना भी अपने आप को डर लगता था कि वहाँ नहीं जाना है। यहाँ तक कि प्रशासन ने भी सारी गलियाँ बंद कर दी थी कि जिस गली में कोई कोविड पेशेंट है तो उस साइड से कोई जा नहीं सकता था, रोक दी थी। और उन सब के बीच में जब नोडल अधिकारी का पद डॉक्टर ध्रुव चौधरी को दिया गया, कैसे इन्होंने किस तरह काम को संभाला, एक मैंने जैसा भी जिक्र किया कि कुछ भी क्लियर नहीं था। शुक्रिया। जैसे आपने कहा कि ये एक नई बीमारी थी और इसमें किसी को बहुत ज़्यादा मालूम नहीं था, बस सबको ये पता चल रहा था कि चीन के अंदर दिक्कत आ रही है। और उसके अंदर पहली डेथ जो रिपोर्टेड थी वो 7 जनवरी को रिपोर्ट हुई थी। और वहाँ से एकदम जब लॉकडाउन शुरू हुआ चीन के अंदर और हमारे लोग वहाँ से आने शुरू हुए, तो भारत सरकार और राज्य सरकार सारों के सारे 11 जनवरी को पहले एडवाइजरी इशू हो गई थी। क्योंकि मैं रेस्पिरेटरी मेडिसिन से हूँ, आईसीयू देखता हूँ, और पहले भी हमने जब आपका स्वाइन फ्लू आया था तो हमारे डिपार्टमेंट ने हम लोगों ने इसका देखा, तो एक अनुभव था कि रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस को कैसे डील करना है, लेकिन इसके अलावा इससे ज़्यादा ज्ञात नहीं था। तो मुझको पहले मैं रोहतक का नोडल ऑफिसर पीजीआई का फिर देखा, उसके अंदर हमने अपने प्रोटोकॉल्स थे उसको बनाना शुरू किया, देखना शुरू किया और उसको फाइन ट्यून किया, कस्टमाइज किया कि कैसे करना है। उसके अंदर सबसे पहली जो चीज थी वो ये थी कि जो बच्चे हमारे चीन से आ रहे हैं उनको कैसे हैंडल करना है। और उसके लिए मेरी और डॉक्टर बिरला की लगभग लगातार बातचीत होती रहती थी। तो हमने उस पर अपनी प्राइवेट वार्ड्स बंद करके उनको कन्वर्ट किया। और क्योंकि हमारे डिपार्टमेंट में डीएम का कोर्स चल रहा है, कुछ हमारे साथी हैं नेशनल लेवल पे, तो हमने उस समय केरला से बहुत सीखा। क्योंकि हिंदुस्तान का पहला केस केरला में, अगर डॉक्टर बिरला को याद हो तो 30 जनवरी को
पहला केस रिपोर्ट हुआ था। और तब हमें ये भी ज्ञात हुआ था कि हरियाणा से और खासतौर से रोहतक के आसपास से भी लगभग 70 से ऊपर बच्चे चीन के अंदर MBBS की पढ़ाई कर रहे थे। अच्छा। और वो भी एक अपने आप में इंटरेस्टिंग चीज है कि वहाँ की पढ़ाई हमारी यहाँ की पढ़ाई से सस्ती पड़ रही थी। तो माँ बाप ने, गाँव से लोग थे, चीन की तो हर चीज सस्ती है हमसे, जी, बीमारी भी सस्ते में निपटा दी उन्होंने। खैर जी, तो वहाँ पे था। उसके बाद हम जब सिस्टम्स देखने शुरू किए कि लोगों को कैसे रखना है, बिकॉज हॉस्पिटल्स के अंदर हॉस्पिटल वर्ड हॉस्पिटैलिटी से आया है जी, वार्ड्स प्रिजन से आए हैं। सो प्रैक्टिकली आपको अंदर भी रखना है और हॉस्पिटैलिटी भी देना है, कि एक तरह का थोड़ा सा नया एक्सपीरियंस था। कॉर्पोरेट के अंदर तो एक उनका पूरा हॉस्पिटैलिटी सेक्शन चलता है, और यहाँ एक लगभग स्वस्थ आदमी है, उसको आपको क्वारंटाइन में रखना है। कैसे रखना, उसकी नीड रिक्वायरमेंट कैसे आपको ध्यान रखनी है डे टू डे की, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था लॉजिस्टिकली, इंस्टीट्यूशन के लिए भी, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भी। बहुत सारी बातें डॉक्टर ध्रुव चौधरी ने, ये थी तथ्यों समेत बातें, आपने सुनी इनकी आवाज़, और इस आवाज़ में सब कुछ था, भूत से लेके वर्तमान तक जो चल रहा है वो, और जो बताया है कि हमें किस तरह से आगे बचना है, और इसी बात को हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। ये थी कोरोना काल की कुछ बातें, लेकिन अब आगे की बातें बताने के लिए मैं अपने अगले डॉक्टर को आमंत्रित करती हूँ। डॉक्टर ध्रुव चौधरी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर पवन शर्मा हमारे बीच मौजूद हैं, और हम जो कि कोरोना काल के बाद की बात पर आते हैं। जैसे होता है कि इतिहास के कई काल होते हैं, मध्यकालीन भारत और प्राचीन भारत, तो इस समय जो हम प्राचीन कोरोना काल से निकलकर मध्यकालीन में आ गए हैं, हम इसको वर्तमान भी मान के चल सकते हैं। डॉक्टर साहब, क्या राय है आज के हालात पर? देखो, अभी जैसे कोरोना काल था, तो मुझे लगता है कि अब इसको हम वैक्सीन काल कह सकते हैं। अच्छा, अच्छा नाम दिया है आपने, वैक्सीन काल। ये तो जी, मेरा तो एक ही मैसेज है कि इस समय हमें जनता को और जो हेल्थ केयर स्टाफ है सबको बढ़ चढ़ के इसमें भाग लेना चाहिए, ताकि जैसा डॉक्टर ध्रुव चौधरी बोल के गए हैं कि ये पीक आते जाते रहते हैं। जी बिल्कुल। अभी केसेस कम है, अगर अभी हम अपनी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग कर लेंगे वैक्सीन के जरिए, तो आगे आने वाले टाइम में हम केसेस को कंट्रोल में रख पाएंगे। बिल्कुल सही। अदरवाइज ये फिर से बढ़ सकती है, पीक फिर से आ सकती है। तो जी। इसको हम कोरोना काल के बाद अब वैक्सीन काल है, और हमें अपने सारे लोगों को मोटिवेट करना चाहिए, ताकि जल्दी से जल्दी हम लोग वैक्सीन लगवा के और इम्यूनिटी नहीं डेवलप कर सकें। हमारे जो ज़िले के वैक्सीनेशन अधिकारी हैं हमारे बीच मौजूद हैं, साथ में हमारे CMO साथ में, हमारे सभी डॉक्टर्स हमारे बीच हैं। ये जो जानकारी है आप तक पहुंचेगी, किस तरह से वैक्सीनेशन पूरे हमारे ज़िले में लगने जा रही है, क्या क्या इस वैक्सीन के साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं, और क्या ये भ्रांतियां हैं कि नहीं लगवानी है और क्यों नहीं लगवानी है, उन सब भ्रमों को आज दूर कर दिया जाएगा। डॉक्टर अनिल जीत जी हमारे बीच मौजूद हैं। देखिए, ये वैक्सीनेशन जो शुरू हुई थी, लॉन्च था माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, कि 16 को 2974 साइट्स के साथ उन्होंने लॉन्च किया था। माननीय सिविल सर्जन सर हमारे साथ मौजूद हैं, हम सभी पूरी जिला की टीम सारी उस टाइम सिविल हॉस्पिटल में बैठे हुए थे, और सब ने लाइव प्रोग्राम भी देखा, और उसके बाद हमने वैक्सीनेशन की शुरुआत करी। सर, बीच बीच में मैं कुछ प्रश्न करती जाऊंगी। ये जो आपने वैक्सीनेशन की शुरुआत की, सिविल हॉस्पिटल में हुई, साथ में मेडिकल कॉलेज में भी, कितने सेंटर थे? हमारे जिस दिन हमने लॉन्च किया, उस दिन हमने इनिशियल प्लानिंग जो दी थी, सरकार ने सेंटर्स मांगे थे, उसमें हमने 5 सेंटर्स के लिए भेजा था। चूँकि हमारे उसमें से सिर्फ 2 सेंटर्स ही सिलेक्ट हुए, उनका अपना मापदंड था। जी जी। एक उन्होंने डिस्ट्रिक्ट सिविल हॉस्पिटल लिया, और एक उन्होंने CHC मदीना ली। अच्छा। तो एक रूरल सेंटर और एक हमारा डिस्ट्रिक्ट सिविल हॉस्पिटल। आपका हॉस्पिटल? जी जी। अलग अलग जगह पर अलग अलग मापदंडों के हिसाब से लिया था। कहीं मेडिकल कॉलेज लिए, जी जी, रूरल PHC, लेकिन हमारा हर जगह खरा उतर रहा था, तो अपना लिया गया। हमारा डिस्ट्रिक्ट सिविल हॉस्पिटल रोहतक और कम्युनिटी हेल्थ सेंटर मदीना, ये जी। 2 साइट्स थी हमारी 16 की। और एक दिन में कितने इंजेक्शन लगे? उस दिन हमारे तकरीबन सिविल हॉस्पिटल में तो लगे थे 170 के आसपास लगे, और मदीना में थोड़ी कवरेज कम थी, क्योंकि फ्रंटलाइन वर्कर्स को थे। जी। उस दिन बेसिक इशू हुआ, थोड़ा पोर्टल का भी इशू रहा।
जी बहुत शुक्रिया, आपने जो थोड़े शब्दों में बहुत सारी जानकारी दी। डॉक्टर अनिल जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं अपने CMO साहब से बात करूंगी, जिनके पास पूरा दामोदार है। ज़िले का कहूँ मैं, शहर का तो है ही है, ज़िले के हर अस्पताल का इनके पास देख रेख के अलावा किस तरह से सामंजस्य बिठाना है, किस तरह से आगे की योजनाएं बनानी है। सर थोड़ी थोड़ी बातें जानना ये चाहूँगी। एक दौर हो गया शनिवार इतवार को, अब उसके बाद जो हमारे जो वर्कर्स थे, जो हमारे कोरोना वॉरियर्स थे, उनका क्या कंप्लीट हो चुका है दौर? सबसे पहले मैं जस्ट इंडिया का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने हमें इसको इनवाइट किया, क्योंकि कोविड वैक्सीनेशन एक ये हमारे लिए चैलेंजिंग भी है जी, और ये बहुत ज़रूरी भी है। तो जो वैक्सीनेशन है वो हमारा सबसे पहले जो हमारे हेल्थ वर्कर्स हैं जी, उनको हमें कवर करना है। हेल्थ वर्कर्स में जैसे हमारे डॉक्टर्स हो गए, स्टाफ नर्सेज हो गए, पैरामेडिकल स्टाफ होगा, और जितने भी हमारे सफाई कर्मचारी हैं, वार्ड बॉय हैं, हम सभी को यानी कि अपनी आशा वर्कर्स, आंगनबाड़ी वर्कर्स, जो भी पेशेंट से जो भी रिलेटेड जो भी पर्सनल्स हैं, सबको हमने इनमें कवर करना है। तो जैसे कि हमारे पास रोहतक के अंदर 10,950 हैं वैक्सीन जो आ चुकी हैं, उसके अंदर हमारा जो टारगेट है, क्योंकि उस 10% के आसपास हमारी वो है कि वेस्टेज हो सकती है, तो ऑन एन एवरेज हमारे पास 5,000 जो हमारे हेल्थ वर्कर्स हैं उनको हमने इस फेज के अंदर अभी कवर करना है। तो जो वैक्सीनेशन है, जैसे माननीय प्रधानमंत्री द्वारा अपने 16 जैन को ये इसका इनॉग्रेशन किया गया था, और उस दौरान हमारे 2 सेंटर्स थे अपने CHC मदीना और हमारा डिस्ट्रिक्ट सिविल हॉस्पिटल, इसको चुना गया था, और उसके लिए हमारे यहाँ पर 139 है वो केसेस के हमारी वैक्सीनेशंस जो बेनिफिशरीज थी उनको 139 केसेस को हमने वैक्सीनेशंस की थी। तो वैक्सीनेशंस की थी तो उसमें किसी भी तरह की कोई भी ऐसी कोई साइड इफ़ेक्ट या कोई एडवर्स रिएक्शंस कोई भी नोटिस नहीं की गई। जैसे कि हम जो भी बेनिफिशरीज हमारे वैक्सीनेशंस के लिए आता है, सबसे पहले हम उसका डाटा वैलिडेट करते हैं कि जो पोर्टल्स, क्योंकि हमारा जो कोविन पोर्टल है उसके अंदर पहले उसका नाम अपलोडेड होना चाहिए। डॉक्टर सुनील मुंजाल से, जाने माने ENT के डॉक्टर हैं, आँख नाक कान खोलने का वक्त आ गया है अब। तो डॉक्टर साहब, आपने कोरोना काल में अपने मरीज़ों को संभाला भी है, और इस वक्त भी आपके पास जब मरीज़ आते हैं उनकी मनोदशा भी देख रहे हैं, उनके ऊपर क्या कोई प्रभाव आया है क्या कोरोना का? सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार जी। मैं जस्ट इंडिया चैनल का बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने हमें इस मंच पे आने का मौका दिया और अपने विचार प्रकट करने का अवसर प्रदान किया। अब जैसा कि आपने पूछा कि हमारे कान नाक गले के मरीजों पे कोई प्रभाव पड़ा है कोरोना काल का, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि हमारे पास जितने भी पेशेंट आते हैं OPD में, वो सबको मास्क लगाना बहुत ज़रूरी है। जो मेरे क्लिनिक का प्रोटोकॉल है, कोई भी पेशेंट बिना मास्क के मेरे क्लिनिक के अंदर एंटर नहीं कर सकता। पर मैंने ये देखा है कि गांव के जितने भी लोग आते हैं, रूरल एरिया से जितने भी लोग आते हैं जी, वो बहुत कम मास्क यूज़ करते हैं। तो मैंने उन सब लोगों से ये सुझाव दिया है, उन सब लोगों को समझाया है कि मेरे क्लिनिक के अंदर आप आएँ, मास्क लगाकर आएँ, और घर में भी रहें तब भी मास्क लगाकर रहें। और उन लोगों को ये बात समझ भी आई है, और हम जो पेशेंट मास्क लेके नहीं आते हैं उनको अपने क्लिनिक से ही मास्क देते हैं, ताकि वो उस चीज़ का उनके ऊपर ये ना हो कि हमें अब मास्क नहीं है तो हम कैसे दिखाएं। डॉक्टर साहब, एक बात और भी है, जब कोरोना चल रहा था उस समय सबसे पहला प्रभाव आता था गले पे। तो जब कभी किसी को गले की खराश होती थी, शायद आपके पास बहुत डर के आते होंगे कि ये कोरोना तो नहीं हुआ है, तो आप उसकी जांच किस तरह से करके उन्हें बताते थे कि कोरोना? जो भी मेरे पास गले का पेशेंट आते थे, मोस्टली पेशेंट हम गले के ही देखते हैं या कान नाक के देखते हैं। तो शुरू में तो ऐसा था, कोई भी पेशेंट आया जिससे फीवर है, गले में खराश है, जुकाम खांसी है, तो हमारे पास जब आता था तो सारे पेशेंट डरे होते थे कि मुझे कोरोना तो नहीं हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। और हमारे बीच अब डॉक्टर गर्ग, एक जाना माना नाम है सतीश गर्ग, और शहर के एक, अगर दांतों के डॉक्टर की बात करते हैं तो बालाजी जो इनका हॉस्पिटल है उसमें ही लोग पहुंचने की कोशिश करते हैं। डॉक्टर साहब, आप दांतों के डॉक्टर हैं, लेकिन इस कोरोना ने तो सबके दांत खट्टे करके रखे हुए थे। क्या कहते हैं आप ये वैक्सीनेशन काल को? मैम, सबसे पहले तो मैं जस्ट इंडिया को धन्यवाद करता हूँ कि आपने इस मंच पे बुलाया। डेंटिस्ट्री जब कोविड मार्च के बाद, लॉकडाउन के बाद स्टार्ट हुई, तो सबसे बड़ा डर था कि हाउ डेंटिस्ट विल वर्क, डेंटिस्ट कैसे काम करेंगे।
डेंटिस्ट तो सबसे क्लोज पेशेंट के होते हैं, वैसे काम करेंगे। देन भी हम लोग धीरे धीरे WHO की गाइडलाइंस देखी। देन उसके बाद मैंने एक जून पे एक मीटिंग ली कि भी डेंटिस्ट को कोविड के बाद कैसे काम करें जी। फिर CMO साहब को मैं पर्सनली नहीं जानता था, पर CMO साहब का जो स्टाफ था, सिविल सर्जन साहब का, वो हमारे लिए इतना कोऑपरेटिव था और बहुत चर्चा में रहे CMO साहब। बहुत ज़्यादा, मतलब कि हमारे स्टाफ का हर 15 दिन बाद RT-PCR टेस्ट होता था पूरे स्टाफ का, ताकि सबसे पहले तो हमारा स्टाफ कोविड नेगेटिव रही। वी वांट टू एश्योर हमारे पेशेंट्स को भी जो आपको डॉक्टर सर्विस प्रोवाइड कर रहा है वो कोविड पॉजिटिव नहीं है। देन भी उन्होंने अपने कोविड जो WHO की गाइडलाइंस है उसके हिसाब से हमने क्लिनिक स्टार्ट किया। इनिशियली तो हमने हाफ टाइम स्टार्ट किया, 20 अगस्त के बाद हमने मॉर्निंग एंड इवनिंग दोनों स्टार्ट किया। क्योंकि आपका सीधा मरीज के मुंह में जाता है, तो आपके लिए तो बहुत ही ज्यादा चैलेंजिंग है। WHO की कुछ गाइडलाइंस है कि प्रोविडिन आयोडीन माउथ वॉश या 3% हाइड्रोजन पेरोक्साइड माउथ वॉश आर वेरी इफेक्टिव। शुक्रिया आपका। और अब हमारे ये जो आखिरी मेहमान हैं जिन्होंने बेहद काम किया है, सब जानते हैं होली हार्ट में डॉक्टर अंकुर अग्रवाल ने किस तरह से, शायद पहला एक हॉस्पिटल था जिसने कोविड पेशेंट के लिए तैयारियां की थी और बहुत पुख्ता इंतजाम किए थे। डॉक्टर अंकुर अग्रवाल, आपका पहले तो स्वागत करते हैं जस्ट इंडिया में। बहुत बहुत नमस्कार। जस्ट इंडिया के दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार जी। लेकिन रिमेंबर दोस डेज जब पहली बार सितंबर में हमारे पास बहुत सारे पेशेंट्स कैजुअलिटी में आते थे एंड उन लोगों को बेड्स की रिक्वायरमेंट्स हमेशा रहती थी एंड मोस्ट ऑफ पेशेंट्स यूज्ड टू बी लाइक इन कैटेगरी की सिवियर कोविड पेशेंट्स। बस उस टाइम रोहतक में प्राइवेट हॉस्पिटल में कोई भी ऐसा हॉस्पिटल नहीं था जो कोविड पेशेंट एडमिट कर रहा था। पहला अस्पताल था होली हार्ट और उसमें सबसे ज्यादा बेड लग गए थे। उसमें सबसे, क्योंकि हमारे पास डॉक्टर बिरला की कॉल आई कि राइट नाउ ये अभी केसेस बहुत ज्यादा हैं एंड अभी वो टाइम है जब प्राइवेट हॉस्पिटल को भी आगे आना चाहिए और कोविड पेशेंट्स के लिए सर्विसेज, क्योंकि रोहतक से मैक्सिमम पेशेंट्स दिल्ली मूव कर रहे थे एंड वी ऑल नो कि दिल्ली बहुत कॉस्टली भी है एंड काफी सारे पेशेंट्स को बेड्स भी नहीं मिल पा रहे थे। तो उस टाइम हम 3 लोग जो हमारी टीम है, बेसिकली हम 2 रेस्पिरेटरी फिजिशियन एंड जनरल फिजिशियन, हम लोग यंग थे, हम लोगों में एक साहस था कि क्यों ना इस चीज को लेकर आगे बढ़ा जाए। और तो हम लोगों ने सबसे पहले ICU बेड्स तैयार किए एंड जनरल जो लेस सीवियर बेड्स होते हैं, वार्ड बेड्स होते हैं, वो हमने तैयार किए एंड वी स्टार्टेड एडमिशन। एंड आई कैन रिमेंबर कि नवंबर में एक टाइम ऐसा था कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स वी आर आउट ऑफ बेड एंड अप्रॉक्सिमेटली वो पीक था डॉक्टर साहब, वो पीक था बट उस टाइम एक ऐसा फेज था लाइक आई हैवंट सीन एनीथिंग लाइक दिस बिफोर। हम लोगों ने ऐसा पहले कभी नहीं देखा था और ऑलमोस्ट कैजुअलिटी वाज फुल, हॉस्पिटल वाज ऑलमोस्ट फुल and we used to get more than 200 calls per day for the admissions. ओहो। and हम लोगों ने ये तब हाल था जब सरकारी जो हमारे जेम्स में या सिविल हॉस्पिटल में इतने पेशेंट थे, सारे पेशेंट्स थे, PGI भी ऑलमोस्ट फुल हो चुका था and last 3 months में we have treated more than 300 patients of COVID patients. चलिए, आप सबका मैं भी जस्ट इंडिया की तरफ से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। मेयर साहब, आपका समय निकालने के लिए, यहाँ आने के लिए, हमारे CMO साहब का और हमारे स्पॉन्सर लाठर साहब और डॉक्टर साहिबान, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। खबरों के प्रायोजक थे प्रमोद ट्रेडिंग कंपनी, टाइल्स, सैनिटरी वेयर, घनीपुरा, झज्जर रोड, रोहतक। Be Fast Fit, India's fastest growing fitness chain, now at Rohtak D Park. चाचा, आपने नया घर बनवाया है तो घर की छत पर कौन सी शीट लगवाई है? बेटा, मैंने अपने घर की छत पर एशियन शीट लगवाई है क्योंकि वो कभी न मिटने वाले ओरिजिनल निशान की चादरें हैं। साथ में ISI का चिन्ह, 5 साल की वारंटी के साथ साथ पैसों का सही मूल्य देने वाली वही इकलौती शीट्स है। क्योंकि नाम नहीं, पहचान जरूरी है।